क्या आपने कभी ऐसी जगह रात गुजारी है जहां सन्नाटा इतना गहरा हो कि आपकी अपनी सांसें भी आपको डराने लगे? अगर नहीं, तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस हॉस्टल की कहानी जिसके कमरा नंबर 13 में जो भी रहा वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरा नाम अमन है। मैं यूपी के छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। पहली बार घर छोड़कर पढ़ाई करने दूसरे शहर आया था। माँ बार बार कह रही थी, बेटा अच्छे से रहना, खाना मत छोड़ना, कोई परेशानी हो तो फोन कर लेना। पापा ने बस इतना कहा, अमन पढ़ाई पर ध्यान देना, हॉस्टल में दोस्त बहुत बनेंगे पर फालतू चीजों में मत फंसना। दिल में डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो कैंपस देखकर मन खुश हो गया। चारों तरफ नए हॉस्टल्स और बिल्डिंग्स, स्टूडेंट्स का शोर, सब कुछ बहुत लाइवली लग रहा था। लेकिन फिर मुझे अलॉट हुआ पुराना हॉस्टल ब्लॉक। ये हॉस्टल बाकियों से अलग दिखता था। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों की टूटी ग्रिल और दरवाजे जिन पर पुरानी पेंट की परतें उखड़ रही थीं। मेरा कमरा नंबर 13। जैसे ही मैंने सामान अंदर रखा, कॉरिडोर में खड़े दो सीनियर्स हंसने लगे। भाई, तेरे को 13 मिला? ओह शिट, अबे इसको किसने डाल दिया वहां? मैंने चौंक कर पूछा, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? वो एक दूसरे को देखकर बोले, अरे कुछ नहीं भाई, बस लोग कहते हैं कि उस कमरे में एक लड़की की आत्मा है, रात को रोती है, गाना गाती है। मैंने हंसकर टाल दिया। सोचा ये सब नए बच्चों को डराने का तरीका होगा। लेकिन जब मैंने कॉरिडोर में और लड़कों से बात की, सबके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा था। मैंने आखिर सर से बात की। सर, लोग कह रहे हैं कि 13 नंबर वाले कमरे में कुछ। उससे पहले ही उन्होंने गुस्से से कहा, बकवास, सबको डराने का नाटक करते हैं ये लड़के, वहाँ कुछ नहीं है। तुम्हें वही कमरा अलॉट हुआ है और तुम वहीं रहोगे, बस। उनका लहजा इतना कड़ा था कि मैं और कुछ पूछ ही नहीं सका। रात को मैं किताब लेकर पढ़ रहा था। घड़ी में 1 बजे थे। पूरा हॉस्टल शांत था। अचानक ट्यूब लाइट टिमटिमाई। फिर कॉरिडोर से किसी लड़की की लोरी गाने की आवाज आई। लोरी सुन लल्ला, निंदिया बुला लल्ला। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे उठकर मैंने दरवाजा खोला। गलियारा पूरी तरह खाली, बस ट्यूब लाइट बीच बीच में झिलमिला रही थी। आवाज बाथरूम की ओर से आ रही थी। मैं डरते डरते वहां पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। जैसे ही मैंने धक्का दिया, चर्रर्रर्रर दरवाजा जोर से चरमराया। अंदर कोई नहीं था, बस नल से टपकते पानी की आवाज। लेकिन शीशे पर नमी में कुछ लिखा हुआ था, वेलकम टू 13। मैंने झट से लाइट ऑन की और देखते ही रह गया। शीशा बिल्कुल साफ था, कुछ भी लिखा नहीं था। अगले दिन मैंने कॉट के नीचे झाड़ू लगाया तो धूल से भरी एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, नेहा। मैंने उत्सुकता से खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम नेहा है। मैं इस हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में रहती थी। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं मर चुकी हूँ और मेरी आत्मा अब भी यहीं भटक रही है। मेरा गला सूख गया। मैंने डायरी झट से बंद कर दी। लेकिन उस रात से मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। पहली रात के बाद तो मैं यही सोच रहा था कि शायद थकान की वजह से हैल्यूसिनेशन हुआ हो। लेकिन जब उस डायरी के पहले पन्ने की लाइनें बार बार दिमाग में गूंजने लगी, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं मर चुकी हूँ, तो नींद बिल्कुल गायब हो गई। उस रात मैं जल्दी सो गया। करीब 2 बजे अचानक खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हुई। मेरी आंख खुली तो देखा, पंखा बंद था, लेकिन कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। दरवाजे के बाहर किसी के पायल की छनकती आवाज। मैंने डरते डरते बाहर झांका। कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान, लेकिन फ्लोर पर छोटे छोटे लाल सिंदूर जैसे निशान बने हुए थे। वो निशान बाथरूम की ओर जा रहे थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
मैंने खुद को संभालते हुए सोचा, चलो जाकर देखता हूँ, शायद कोई प्रैंक कर रहा है। जैसे ही मैं बाथरूम पहुंचा, दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से वही लोरी की आवाज, लोरी सुन लल्ला, निंदिया बुला लल्ला। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका सीधे चेहरे से टकराया। बाथरूम की दीवार पर अब सिंदूर से लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी। सुबह होते ही मैंने फिर डायरी उठाई। दूसरे पन्ने पर लिखा था, मैंने यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई शुरू की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। हर रात मुझे कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस होती थी। पहले सोचा सपना होगा, लेकिन फिर असली डर शुरू हुआ। पन्ने पर खून के धब्बे भी थे। उस शाम मैंने कॉरिडोर में बैठे सीनियर्स से फिर पूछा, भाई सच सच बताओ, इस 13 नंबर कमरे में क्या हुआ था? एक सीनियर, रोहित, थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भाई तूने डायरी देख ली क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, नेहा नाम की लड़की थी, बहुत तेज, खूबसूरत, लेकिन थोड़ी अकेली। कहते हैं उसकी मौत हॉस्टल में ही हुई थी। कुछ लोग बोलते हैं उसने सुसाइड किया, कुछ कहते हैं किसी ने मारा, पर यह पक्का है कि उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। दूसरा लड़का बीच में बोला, और सबसे ज्यादा उसके सिंदूर वाली बात डरावनी है। लोग कहते हैं वो हर साल किसी एक लड़के को अपना शिकार बनाती है, उसके खून से अपना सिंदूर पूरा करती है। मैं सन्न रह गया। उस रात मैं और भी सतर्क था, लेकिन रात के 3 बजे मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में बैठा है। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई और देखा, कोने में एक लड़की बैठी थी, लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों से बहता काला काजल। उसके माथे पर सिंदूर आधा भरा हुआ था और हाथ में वही डायरी। उसकी आवाज कांपती हुई आई, तूने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? मैं बुरी तरह कांप गया। शरीर सुन्न, आवाज बिल्कुल बंद। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। पाँव में पायल, हाथ में खून टपकता सिंदूर, और फिर अचानक गायब। सुबह मैंने कांपते हाथों से तीसरा पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर कोई लड़का मेरी डायरी पढ़ेगा तो मैं उसे अपना बना लूंगी, क्योंकि मेरा सिंदूर अधूरा है, और जब तक मेरा सिंदूर पूरा नहीं होगा मैं चैन से नहीं रह सकती। मैंने पन्ना फाड़कर बाहर फेंकना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और मेरे कानों में वही आवाज, अब तेरा नाम मेरे सिंदूर में लिखा जाएगा। डायरी पढ़ने के बाद मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। अब तो दिन में भी लगता था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब हॉस्टल के एक जूनियर लड़के, विवेक, अचानक गायब हो गया। सुबह तक सब सामान्य था, लेकिन रात को उसने अपने दोस्त से कहा था, मुझे बार बार कॉरिडोर से पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। और फिर वो रात को बाथरूम गया और वापस कभी नहीं आया। पूरा हॉस्टल अब खौफ में था। लोग विस्पर करने लगे, विवेक को नेहा ले गई, उसने किसी की डायरी छुई थी क्या? कहते हैं हर साल कोई न कोई गायब होता है। वार्डन ने सबको चुप करा दिया। बकवास है ये, लड़का भाग गया होगा। लेकिन हम सब जानते थे ये भागना नहीं था। उस रात मैंने हिम्मत करके डायरी का अगला पन्ना खोला। मेरी शादी होने वाली थी, बारात आने ही वाली थी, लेकिन दूल्हा नहीं आया। मैंने सिंदूर की थाली हाथ में ली थी और उसी रात मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया। किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी। मेरा सिंदूर अधूरा रह गया और मैं यहीं मर गई। मेरे हाथ कांप गए। मतलब उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं थी, कोई उसे कमरे में बंद करके गया था। अगले दिन कॉरिडोर में नोटिस बोर्ड पर लगी पुरानी हॉस्टल की तस्वीर देखी। उसमें ग्रुप फोटो था, कोने में खड़ी नेहा और उसके साथ एक लड़का। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे महसूस हुआ जैसे वो लड़का ही नेहा की मौत की वजह हो। मैंने सीनियर्स से पूछा, ये लड़का कौन है? रोहित ने धीरे से कहा, वो कोई पुराना स्टाफ था,
शायद लैब असिस्टेंट। लोग कहते हैं कि नेहा उसे मना करती थी और उसी ने। वो चुप हो गया। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या उसी ने नेहा को कमरे में? रोहित ने बस सर हिला दिया। रात को मैं जाग रहा था। 2 बजे खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा कमरे में भर गई और फिर अचानक मेरे कमरे की दीवार पर सिंदूर से लिखा हुआ नजर आया, अब अगला नंबर तेरा है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चीखने की कोशिश की पर आवाज गले में अटक गई। तभी कोने में फिर वही आकृति, लाल साड़ी, बिखरे बाल, आधा भरा सिंदूर, उसकी आंखें खून जैसी लाल, उसकी आवाज, मेरा अधूरा सिंदूर पूरा कर, वरना तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो धीरे धीरे पास आने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी सांस जमने लगी। अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो खुद को उसी कमरे में पाया, लेकिन कमरे की दीवारों पर सिंदूर से कई नाम लिखे थे। राहुल, समीर, विवेक, यानी नेहा जिन को अपना शिकार बना चुकी थी। आखिरी लाइन पर लिखा था, अब अमन। मैं जोर से चिल्लाया और सब मिटाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ खून से भर गए। मैं कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना खोला। जो मेरी डायरी पढ़ता है वही मेरा दूल्हा बनता है। मैं उसके खून से अपना सिंदूर पूरा करती हूँ और तभी मेरी आत्मा को चैन मिलता है। पढ़ते ही मेरे कानों में आवाज गूंजी, अमन, अब तू मेरा है। अब हॉस्टल में डर इतना फैल चुका था कि सब लड़के रात को बाहर कमरे में सोने लगे। कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके लड़के गायब होने लगे। हर बार उनके कमरे की दीवार पर सिंदूर का बड़ा हाथ का निशान होता, जैसे मौत गिनती कर रही हो। एक रात रोहित मेरे पास आया। वो बोला, अमन, ये सब तेरे कमरे से शुरू हुआ है। तू ही वजह है। तुझे ही इस डायरी की आखिरी सच्चाई जाननी होगी। तू नहीं करेगा तो अगला शिकार हम सब में से कोई होगा। मैंने कांपते हुए डायरी खोली। आखिरी से पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो उसे मेरी शादी की अधूरी रस्म पूरी करनी होगी। लेकिन अगर उसने ये किया तो वो मेरी आत्मा के साथ हमेशा के लिए बंध जाएगा। अब हॉस्टल में सन्नाटा ही राज कर रहा था। कोई ज्यादा बात नहीं करता था। सब जल्दी जल्दी कमरों में बंद हो जाते थे। लेकिन चाहे जितना दरवाजा बंद कर लो, पायल की छनक फिर भी सुनाई देती थी। लोग विस्पर करते, नेहा अपना दूल्हा ढूंढ रही है। अब की बार अमन से बचेगा नहीं। मेरे लिए हर पल भारी था। आखिरकार मैंने कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना खोला। मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया गया। मेरी सांसें धीरे धीरे थम गईं और मेरी चीखें इस हॉस्टल की दीवारों में कैद हो गईं। अगर कोई मेरी शादी की अधूरी रस्म पूरी कर दे तो मैं मुक्त हो सकती हूँ, लेकिन रस्म पूरी करने वाला हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे दिल में जैसे किसी ने बर्फ रख दिया हो। उस रात रोहित और कुछ दोस्तों ने कहा, अमन, अब भागने का कोई फायदा नहीं। या तो हम सब मारे जाएंगे या फिर तुझे उसकी अधूरी शादी की रस्म पूरी करनी होगी। मैं चौंक गया। पागल हो क्या? मतलब मैं अपनी जान दे दूं? रोहित बोला, नहीं, हो सकता है रस्म पूरी होते ही वो आत्मा शांत हो जाए और तुझे छोड़ दे, लेकिन कोशिश करनी होगी। मजबूरी में मैंने हामी भर दी। उस रात पूरा हॉस्टल सुनसान था। सिर्फ कमरे नंबर 13 में हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी। हमने सिंदूर, थाली और फूल रखे। मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल। कोने से वही आकृति निकली, लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों में खून की आग। उसके माथे पर आधा भरा सिंदूर। उसकी आवाज गूंजी, आज मेरा दूल्हा मेरे सामने है। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे हाथ पर पड़ी। थाली अपने आप हिली और सिंदूर मेरे हाथ में आ गया। मेरे दोस्त डर के मारे कमरे के कोनों में सिमट गए। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी शादी अधूरी रह गई थी, आज पूरी होगी।
मैं कांपते हुए उसके माथे पर सिंदूर भरने ही वाला था कि अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ उभरा, मेरी मौत का दोषी वार्डन है। सारे लोग दंग रह गए। तभी बाहर कॉरिडोर से इनकी चीख सुनाई दी। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर घसीटे चले आए। उनकी आंखों में खौफ था। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने ही उस रात नेहा को कमरे में बंद किया था ताकि उसका सच कोई न जान पाए। नेहा की आत्मा गरज उठी, तूने मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं तेरा खून लूंगी। नेहा की आत्मा ने इनको पकड़ लिया। उनकी चीखें पूरे हॉस्टल में गूंजने लगी। उनका खून सिंदूर की थाली में टपकने लगा। उसने अपने माथे पर वो सिंदूर भर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहे और चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने आखिरी बार मेरी ओर देखा। धन्यवाद, तुमने मेरी सच्चाई सबके सामने ला दी। अब मैं मुक्त हूँ। और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह की लाश हॉस्टल के बाहर मिली, लेकिन नेहा की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी। कमरा नंबर 13 अब सील कर दिया गया, लेकिन उस डायरी का कहीं पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद हॉस्टल में नया बैच आया। एक नए लड़के को अलॉट हुआ, रूम 913। और जब उसने कॉट के नीचे झाड़ू लगाया, उसे वही पुरानी डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम नेहा है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं मर चुकी हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूले और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।